यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार चेक कीजिएगा मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार चेक कीजिएगा मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। इफ एवरीथिंग इज फाइन तो वी विल स्टार्ट। हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली अच्छा लगता है खुद की आवाज सुन के। ठीक है, यस प्लीज। मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आज का स्टैटिक और करंट अफेयर्स के अंदर दोनों एक साथ है। आपके लिए बता दूं, आरडी क्लासेस, वैशाली नगर, होटल मानसिंह, अजमेर, यहाँ मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता नजर आ रहा है, आज का जो अपना होम पेज नजर आ रहा है उसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लेके चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, आपके लिए बता दूं, एकमात्र देश है और कॉन्टिनेंट है, बाकी कोई कॉन्टिनेंट कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नेशन भी है और साथ में कॉन्टिनेंट भी है, दोनों है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया और बहुत सही स्टेप है देखा जाए तो। 16 साल से अंदर के जो बच्चे यानी 16 साल तक के, वहां पे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। एक अच्छी शुरुआत। मैं कह सकता हूं कि जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड है आज की जनरेशन की, जो मैं चाहता हूं कि वापस मैक इंडिया ग्रेट अगेन और मैक यूनिवर्सल ग्रेट अगेन, तो उसकी सही शुरुआत है। सोशल मीडिया 16 साल से नीचे वालों के लिए तो क्या मतलब का, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये विश्व में पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला। तो थैंक्स है एंथोनी सर को, ठीक है ना। तो चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने बैन कर दिया है सोशल मीडिया को जिनकी एज बच्चों की 16 साल तक है। जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि कोई से भी चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी चिल्ड्रन जिसकी एज अंडर 16 है अब वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता। एक अच्छा स्टेप लिया गया, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अवेयरनेस है। ऐसे क्वेश्चन लगते हैं और वो कब लगते हैं? बिटवीन 1 and 2 मंथ। जो 1 और 2 महीने के अंदर जो आपके पेपर है उसका करंट अफेयर्स का फिर क्वेश्चन आएगा, किस देश ने हाल ही के अंदर सोशल मीडिया को बैन करा अंडर 16 चिल्ड्रन। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया टू बैन द सोशल मीडिया फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। Australia upcoming ban on the social media for the children under the 16 aim to address the issue like the body image problem। सबसे बड़ी बात है, पूरी बॉडी के अंदर इमेज में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप खुद देखिएगा। एंड अनदर मीन्स द साइबर बुलिंग, दैट इज द मेन पॉइंट। अधिकतर जने साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। जैसे फिशिंग का होता है ना, वैसा किसका होता है? साइबर बुलिंग। एंड मेंटल हेल्थ चैलेंज, मेंटल हेल्थ चैलेंज है लिंक टू प्लेटफॉर्म लाइक द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ऐसी चीजों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो सही है देखा जाए तो एक प्रशंसनीय काम किया गया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद। चलते हैं डोमिनिका। कहा चलते हैं? डोमिनिका। डोमिनिका अमेरिका का एक प्रोविडेंस है और हमारे पीएम साहब को, नरेंद्र जी मोदी को, वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो डोमिनिका के राष्ट्रमंडल ने घोषणा करी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, जिसका नाम दिया गया है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित करेगा। और इसकी वजह है, जब पैंडेमिक हुआ था कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस, उस समय हमारे देश ने डोमिनिका को 60,000 वैक्सीन फ्री डोज करी थी, जिसका 1 रुपया नहीं लिया था। ये एक मानवता का परिचय होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। तो अब जब पैंडेमिक का हम कह सकते हैं कि इफेक्ट लगभग खत्म हो चुका है, तो उसमें डोमिनिका ने हमारे पीएम साहब को वहां का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। क्वेश्चन लगेगा, 100% वाला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान हमारे पीएम साहब को मिला है? आपका आंसर क्या होगा? डोमिनिका। यहां आपको ये जानना जरूरी है कि डोमिनिका की राजधानी होती है रोजी। क्या राजधानी होती है? रोजी। तो डोमिनिका की राजधानी रोजी होती है, इस बात का ध्यान दें। और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया था उसकी राजधानी कैनबरा होती है और वहां ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एकमात्र देश है जो कि हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है,
कंगारू यहाँ का स्टेट एनिमल है, कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलियन को जानते हैं। वर्ल्ड कप विनर सबसे ज्यादा जो कोई टीम है क्रिकेट में वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए थी। मैं वापस बैक आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमेशा पूछते बेटा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कई बार लगा हुआ है और कॉन्टिनेंट भी है, साथ में कंट्री भी है जो आपको जानना जरूरी है। कंगारू केवल यदि कहीं पाए जाते हैं, केवल कहीं पाए जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां का जो जियोग्राफिकल कल्चर और इन्वायरमेंट है वो कंगारू के लायक है। तो कैंगरू जब कहीं पाए जाते हैं तो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए हम ऑस्ट्रेलियन को क्या बोलते हैं? कंगारूज। और जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएम साहब है मिस्टर एंथोनी एल्बेंजी, इन्होंने आखिरकार ये अनाउंस कर दिया कि हमारे 16 साल से अंडर के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को हम बैन करते हैं। आपके लिए बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो 31वें प्राइम मिनिस्टर है। ये मेरा क्वेश्चन है, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? 31। थोड़ा इसको राइट कर लेना, ये क्वेश्चन लगेगा। कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? 31वें। 23 मई 2022 के दिन उन्होंने सत्ता संभाली। तो वैसे याद हो जाएगा, माय नेम इज एंथोनी गुलजानविस, गाना ना अमर अकबर एंथोनी का। तो अमिताभ जी का जो गाना काफी फेमस है उससे एंथोनी हो जाएगा। ऐसे एंथोनी, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे एंथोनी और ऐसे ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या बैन कर दिया? अंडर 16 सोशल मीडिया। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। और डोमिनिका ने किसको सबसे बड़ा प्राइज दिया गया? हमारे पीएम साहब को, नरेंद्र जी मोदी को। आपके लिए बता दूं, मोदी जी को काफी प्राइज मिले हैं जब से वो सत्ता में आए, और पहले पीएम बने हैं जो सर्वाधिक विदेशी सम्मान पाने वाले पहले पीएम कौन है? नरेंद्र जी मोदी। नाउ वी कम टू द बैंकिंग। बैंकिंग की करंट अफेयर्स है, 100% वाला क्वेश्चन है और महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पे आपको नजर आ रही है हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमन। वित्त मंत्री जो निर्मला जी सीतारमन है, इन्होंने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च करी है और योजना जो है वो यूनियन बैंक के तत्वाधान में की गई और इसका नाम दिया गया नारी शक्ति। क्या नाम दिया गया? नारी शक्ति ब्रांचेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी सीतारमन, उन्होंने लॉन्च करी है यूनियन बैंक के माध्यम से, ठीक है ना, नारी शक्ति ब्रांचेस। कुछ ऐसी ब्रांचे यूनियन बैंक लेके आ रहा है जो वुमेन एम्पावरमेंट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। जहां पे महिलाएं जाएगी कस्टमर, तो महिलाओं की पहले सुनी जाएगी। तो ये नारी शक्ति ब्रांचेस स्टार्ट करने वाला पहला बैंक कौन? यूनियन बैंक। इनोग्रेशन करने वाला कौन? निर्मला जी सीतारमन। और मुख्य उद्देश्य क्या था? नारी सशक्तिकरण। नारियों को भी अब इंटरप्रेन्योरशिप में लाया जाए। इंटरप्रेन्योरशिप में जैसे अमेरिका में आप देखते हैं जो टाइम मैगजीन है वो टॉप 10 वुमेन इंटरप्रेन्योर्स के नाम देते हैं। तो क्या भारत में नहीं हो सकता है? क्या भारत में भी हो सकता है? क्या वुमेन इंपावरमेंट में कोई इंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकती? क्या बन सकती है? कहीं है हमारे यहाँ पे? जैसे रोशनी नाडार का आपने नाम सुना होगा, इंदिरा नूई का नाम सुना होगा। ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये हमारे भारत की जानी मानी इंटरप्रेन्योर्स है। तो ऐसे ही इसको लॉन्च करने वाला बैंक आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांचेस कहां खोली गई? ये मेरा क्वेश्चन आएगा। 5 ब्रांचें खोली गई है। कितनी ब्रांचें? 5 ब्रांचेस खोली गई। पहली कहां खोली गई? बेंगलुरु। ऑब्वियसली इंटरप्रेन्योरशिप यहीं से स्टार्ट होती है आईटी सेक्टर की। तो पहली कहां ली गई? बेंगलुरु, क्योंकि आईटी सिटी है। चेन्नई होना ही है साउथ के अंदर। तमिलनाडु की राजधानी कौन? चेन्नई। कर्नाटक की राजधानी कौन? बेंगलुरु। और विशाखापट्टनम कहां पे? आंध्र प्रदेश। ये तो कॉमर्शियल कैपिटल है आंध्रा की। आंध्रा की कॉमर्शियल कैपिटल का नाम क्या है? विशाखापट्टनम। और सबसे डीपेस्ट जो है पोर्ट भी है विशाखापट्टनम। और राजस्थान की कहां खोली गई है? जयपुर। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस यूनियन बैंक की ब्रांचें कहां खोली गई? जयपुर में। यदि आप कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है जिनको कोई लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप उसको बता सकते हैं कि यूनियन बैंक की एक अलग से ब्रांच कहां खोली गई है? जयपुर के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है इसको इनोग्रेट करने वाली कौन? निर्मला जी सीतारमन, जो वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसने सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। सर्वाधिक बजट निर्मला जी सीतारमन। कहते हैं 2 ब्रांच एक जगह है और 3 एक जगह है। टोटल 4-5 जगह 4 है। जगह कितनी है? 4। अब क्वेश्चन ये आता है ऑब्जेक्टिव। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
और उन महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में उधार देना, क्रेडिट, उधार लेके भी आप अपना बिजनेस चला सकते हो, अपनी स्टार्टअप कर सकते हो, अपने स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हो। जैसे कि कई हमारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, वो महिला के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। या हम ये देखते हैं कि अचार, मुरब्बा, ये पापड़, मंगोड़ी, या कशीदाकारी, या हम कह सकते हैं बुनकारी, या कह सकते हैं पोट्री, ये सब चीजों में महिलाएं बहुत आगे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि उनको क्रेडिट कौन दे, समस्या कहाँ आती है कि उनके स्किल को कौन डेवलप करे, समस्या कहाँ आती है कि एडवाइजरी सर्विस उनको कौन देवे, पैसा कहाँ से आएगा, कितने ब्याज पे मिलेगा, वापस कब चुकाना है, और आप अपने इस आइटम को कहाँ कहाँ बेच सकते हो। तो ये पूरी सर्विस देंगे इसके अंदर। साथ में नेटवर्किंग, सोशल मीडिया से जोड़ दिया जाएगा आपको। सोशल मीडिया पे आप अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को जो है फोटो अपलोड कीजिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको नेटवर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आपके माल को अराउंड द वर्ल्ड www आप सेल कर सकते हो। तो एक अच्छा चीज है, बैंक में लगने लायक है। क्वेश्चन आएगा हाल ही के अंदर नारी शक्ति ब्रांचेस, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए किस बैंक ने शुरुआत करी? यूनियन बैंक। कितनी ब्रांचें खोली गई है? 5। कहां कहां खोली गई है? उसमें जगह पूछेगा, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर। यहां पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये फोटो देखिएगा, फोटो देख के इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पे निर्मला जी सीतारमन आपको नजर आ रही है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, यहाँ ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 12 है। कितने? 12। अभी 12 है वर्तमान में 2024 में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब कब हुआ, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे ये पहले मैं बता दूं, जिसके पीछे ऑफ इंडिया आ जाए वो सबके सब कहां जाएंगे? मुंबई। जिसके आगे इंडियन शब्द आ जाए वो सबके सब कहां जाते हैं? चेन्नई। ये सर्किट ट्रिक है। और जिसके शब्द में क्या आ जाए? पंजाब, वो सबके सब कहां जाते हैं? नई दिल्ली। पीछे कुछ भी लिखा हुआ हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके हेडक्वार्टर की यदि बातचीत होती है तो फ्रंट में इंडियन, पीछे कुछ भी हो, फ्रंट में पंजाब, पीछे कुछ भी हो, बैक साइड के अंदर ऑफ इंडिया है, तो इनका हेडक्वार्टर कहां चल जाएगा? मुंबई। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? तो एक तो हेडक्वार्टर वाली तो हेडेक क्या हो गई, खत्म। बाकी कुछ बैंक ऐसे हैं जिसके नाम में ही उनका हेडक्वार्टर छिपा हुआ है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो उसके नाम में छिपा हुआ है, कहां पे आएगा हेडक्वार्टर? बड़ौदा। तो इनको एक बार देखते हैं सबसे पहले, चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। पहला ही बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1908 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसको बीओबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओबी, हाफ सन विथ रे। हाफ सन विथ रे, और उसके बीच में बी लिखा हुआ रहता है। क्या रहता है? बी। ये इसका लोगो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात के अंदर है, तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, याद ये करना है सर, बीओबी, बॉब। तो देखो खुद ही कह रहा है, इधर देखो, ये 8 की तरह बना दो, ये बी, ये ओ, और ये वापस बी। इसको खत्म कर दो। अब क्या बचा? ओनली 08। 08 से तो केवल एक ही बनता है, 1908। 2008 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2008 में आप नॉलेजेबल थे जितने भी यहाँ बैठे, उसमें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना ही नहीं था। और 1808 में तो कॉलोनियल इकोनॉमी थी, तो उसमें तो पहला बैंक जब द बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान में पहला बैंक कौन आया था? द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, 1770। तो वो 1800 तो हो ही नहीं सकता, तो 1900 तो राइट जाएगा। तो 1908 इज द राइट आंसर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। सर वो आपकी ट्रिक काम में आ रही है, क्या आ रहा है? ऑफ इंडिया। और ऑफ इंडिया से इसका हेडक्वार्टर का चल गया मुंबई, महाराष्ट्र। और ऑफ इंडिया में पीछे याद करना है 06। और 06 कैसे याद होंगे भाई? इंडिया वाली छक्के लगा सकते हो, कोई लगा सकते क्या? छक्के कौन मारते? कल देखो ना, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, 284 टारगेट। ऐसा लग रहा है इससे कि T20 खेल रहे हैं या क्या खेल रहे हैं। हर बॉल 6, हर बॉल 4। और फिर बॉलिंग के अंदर देखो, हमारे सरदार जी को 3 विकेट ले गए, और हमने सीरीज के अंदर अजय वड़द बना ली। और चौथे नंबर के खिलाड़ी बने कंटिन्यू 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा। कौन? तिलक वर्मा। एक अच्छे ओपनर मिले हैं अपन। संजू सैमसन फॉर्म में कंटिन्यू 2 शतक लगा दिया। और मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों किसको मिला है? तिलक जी वर्मा को, साउथ अफ्रीका वाले में। ठीक है, ओके। सिंपल सी बात है, अपन यूट्यूब पे लाइव है और आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूँ, आप उसके अंदर कुछ भी कमेंट या अपने नेम जो भी है डाल के एक बार भेज दे, एक कमेंट। ठीक है, अच्छा लगेगा आप।
ठीक है, तो अभी आप लाइव है, एक बार लाइव के अंदर आप देख ले, उसमें जितना लिखेंगे उतना मजा है। ये इसलिए यूट्यूब पे लाइव लेके आया, इसकी वजह ये थी कि काफी लोगों का कहा कि सर आपकी तो एटलीस्ट आनी चाहिए। तो अच्छा काम करा है आरडी क्लासेस ने, एक शुरुआत करी है सभी के लिए कि सब जने इसको देख सके। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट तो कह नहीं सकता, इंस्ट्रक्शन कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई और बहन हो, तो मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते कह सकता हूँ, एक छोटा सा भी जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, कुछ भी शब्द जो एक अप्रिशिएट करे आपके सर को, आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द पॉइंट। देखिएगा कैसे याद करते हैं, प्लीज आप मुझे देखिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार ये बच्चे आप लोग ताज्जुब करते हैं कि यार कुछ भी चीज सामने नहीं होती है, और ये बंदा रोज ही बोलता तो रोज ही सही चला जाता है, जो बोलता वो सही चला जाता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दैट फोकस। आपका कल फोकस आपके टारगेट पे होना चाहिए। जैसे मेरा फोकस यहाँ पढ़ाता हूँ तो कल ये होता है कि आपको अच्छा पढ़ाऊं। तो इंडिया वाले छक्के मार सकते हैं सर, और तो कोई छक्के मार ही नहीं सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। देखो इनका हेडक्वार्टर अजीब सा है पुणे, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र तो आप राइट कर दोगे, बट महाराष्ट्र की सिटी कैसे याद होगी? तो इसको याद करने का सर का तरीका देखना, आप हमेशा याद करोगे, हमेशा पूरी जिंदगी। मैंने आपसे पूछा देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बेटा? 1935। पहला तो ये क्लियर हो गया ना, 1 अप्रैल 1935, तो ये 1935। अब उसका हेडक्वार्टर क्या पुणे है या मुंबई है? आपने कहा सर मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मैं आपसे जबरदस्ती दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, पुणे है या मुंबई, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र की सिटी है, एक कैपिटल और एक क्या है? सिटी। ठीक है ना? तो मैंने जब आपको बोला उसका हेडक्वार्टर मुंबई है या पुणे, तो ये पता चल गया सर पुणे आएगा, और इस बैंक का नाम क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगता है, ध्यान रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। कहाँ स्थित है? पुणे। कैनरा बैंक 1906। भाई छक्के तो इंडिया वाले मार सकते ना, बट वो कंफर्म करते कैमरे के द्वारा कि छक्का है या नहीं है। भाई बॉल जो है बाउंड्री लाइन के पहले गिरी या बाद में, तो कैमरा चेक करता नहीं करता है, वो आपके लिए कैमरा है, मेरे लिए कैनरा है। मेरे लिए क्या है? कैनरा। तो कैनरा भी कब बना? 1906। और देखो कैनरा आती है, आपको एक ही चीज नजर आना चाहिए, बेंगलुरु। इसका भी हेडक्वार्टर अजीब सा है, क्योंकि यहाँ आपकी ट्रिक काम में नहीं आई, ना तो ऑफ इंडिया आया, ना पंजाब आया, ना इंडियन आया, तो इसका हेडक्वार्टर कहां चल गया? बेंगलुरु। आईटी सिटी, आईटी सिटी कर्नाटका। सर ये आपकी ट्रिक काम में आ रही है, पीछे क्या आ रहा है? ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया आते क्या हो गया? मुंबई। और शब्द में क्या आया? सेंट्रल। तो एक एक करके सेंट्रल में खड़े हो जाओ, एक एक करके कहां खड़ा होना है? सेंट्रल। हो सकता है मेरे दो बच्चे दोनों परेशान कर रहे हैं, बदमाशी कर रही है, मैंने कहा एक एक करके सेंट्रल में खड़े हो जाओ चुपचाप, तो बेचारे आके कहां खड़े हो जाएंगे? सेंट्रल में, एक एक करके। तो 1911। फिर बातचीत आती है, देखो सर आपकी ट्रिक काम में आ गई, आगे शब्द क्या आया? इंडियन। और सर आपने कहा आगे इंडियन आए तो कहां लेके जाना है? चेन्नई। तो हेडक्वार्टर कहां चल गया? चेन्नई तमिलनाडु। याद करने की ट्रिक होती है, मूवी देखने के लिए गए थे जेम्स बॉन्ड 007 और दिखा दी इंडियन, सन्नी पाजी की। समझ गए क्या? मूवी देखने के लिए कौन से हॉल में गए थे? 007 जेम्स बॉन्ड, ठीक है ना, हॉलीवुड की मूवी थी 007, देखने के लिए तो वो गए और दिखा दी इंडियन, सन्नी पाजी की। शेर दिल इंडियन है कि नहीं? ये भी याद हो जाएगा। अगला देखिएगा सर, वापस इंडियन शब्द आया और पीछे ओवरसीज बैंक है, और जिसके भी आगे इंडियन आए वो हेडक्वार्टर का जाएगा चेन्नई। सर ये भी राइट हो गया, लेकिन इसको याद करने का तरीका कैसे होगा? इधर देखिएगा, आरबीआई बन चुका है, इसके 2 साल बाद आप ओवरसीज घूमने के लिए जाइए सर। इसके 2 साल बाद आपको कहां जाना है? ओवरसीज, विदेश जाइए ना। ये सिनोनिम्स है, फॉरेन, अब्रोड, मेरी बात समझ रहे हैं? इंटरनेशनल, और उसके बाद में ओवरसीज, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अगला चलते हैं नेक्स्ट। सर पंजाब आ गया, आपकी ट्रिक काम में आ गई, जिसके आगे पंजाब, हेडक्वार्टर क्या होगा? न्यू दिल्ली। क्लियर है क्या? एक यहाँ पे भी देख लीजिए सर, यहाँ पे भी पंजाब आ रहा है, नेशनल बैंक, तो यहाँ पे भी दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन जगह का नाम है द्वारका। दिल्ली की एक जगह है, उसका नाम क्या है? द्वारका, वहां है। हाँ द्वारका एनसीटी, ठीक है ना, यहां पर है। आपके लिए बता दूं, पहले इसका हेडक्वार्टर लाहौर था। कहां था? लाहौर। अब इसको याद करने का तरीका सर, वो बीओबी बना वैसे पीएनडीएस कर लो ना, और इसको ऐसे करो ना, पुखराज शर्मा। अब पुखराज शर्मा भी तो चश्मा लगाता ना, ये चश्मा ही तो है, 2 आंखों वाला। बी बन रहा नहीं बन रहा है? देखो बी बन रहा है, कौन कहता बी ही नहीं है? तो पीएनडीएस यानी पुखराज शर्मा। तो पुखराज शर्मा के भी चश्मा ही है, उसके भी ठाट है 08, उसके भी क्या है? ठाट, तो 08। और बीओबी बॉब, वो भी क्या है? 08। ये मेरा क्वेश्चन है। अभी तक में सबसे पुराना बैंक है, आप नोट कर लो,
12 बैंकों में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय ने इसकी नींव रखी थी 1894। याद करने का तरीका, सर 19 सेंचुरी हो जाती, एक छक्के की कमी थी, पंजाबी नहीं मार सके, अदरवाइज 19 सेंचुरी होती नहीं होती। अरे 1900 आते नहीं आते, कितने शॉट पड़ रहे हैं? 6। एक छक्के की कमी थी जो इंडिया वालों ने मारा, और फिर किसमें दिखाया गया? कैमरे में। किसमें दिखाया गया? कैमरे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। और सर ये पीछे शब्द क्या आ रहा है? ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र। सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक, हर भारतीय का बैंक। और इसका यूनो तो आप जानते हो ना? हाँ, यूनो चलता नहीं चलता इसका? यू नीड ओनली वन। हाँ, यूनो है इसकी फुल फॉर्म, यू नीड ओनली वन, यूनो। और पहले स्वप्न देश वर्मन इसकी जो हेप्थोलन खेलती थी वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, स्वप्ना हेप्थोलन जो खेलती थी, देव वर्मन। तो 1955 कैसे याद होगा? एसबीआई में जो है पांचों उंगलियों से काम करना पड़ता है, इतना ज्यादा वर्कलोड है। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। दूसरे में भी कितनी है? 5, अंगूठे को ऐड करके। तो पांचों उंगलियों से भी काम करो कंप्यूटर पे, तब भी समय क्या पड़ता है? कम। तो 1955। पुराना नाम याद कर लेना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था? एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन, इसका नाम एसबीआई कर दिया गया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है। यूको की फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यूको बैंक। और यूको का हेडक्वार्टर आता है कलकत्ता। कहां आता है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। और 1943। तो देखो कैसे याद करने का तरीका है, क्योंकि इसमें कॉमर्स शब्द आया। क्या है? कॉमर्स। और कॉमर्स वाले से हम प्यार करते हैं ना, लव यू। लव यू से क्या बना? 4-3, क्योंकि सर तो खुद ही कॉमर्स पढ़ाते हैं, इसलिए कॉमर्स वालों से प्यार करते हैं, लव यू। ठीक है। और वो सब के सब कहते हैं कहाँ रहते हैं? कोलकाता। कहाँ रहते हैं? कोलकाता, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए थे? कलकत्ता। और देश में वाणिज्य व्यापार कौन लेकर आए थे? अंग्रेज। व्यापार करने के लिए आए, और व्यापार से संबंधित पढ़ाई किसमें होती है? कॉमर्स में। किसमें होती है? कॉमर्स। तो कॉमर्स वाले को लव यू। और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर बैंक ऑफ इंडिया आ गया, हेडक्वार्टर कहां जाता है? मुंबई महाराष्ट्र। और सर यूनियन की बात है तो मैंने आपसे कहा, यदि सभी यूनियन होती हम सब में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम होने नहीं देते। यदि वहां पे यूनियन होती तो जनरल डायर को जवाब मिलता नहीं मिलता। लेकिन हो सकता है अपनी जान बचाने के चक्कर में कोई इधर कोई उधर बिखर गए तो यूनियन हुआ ही नहीं। यूनियन नहीं हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कब बना? 1919। तो दोनों बातें क्या हो जाती है आपकी? सही। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। ये 12 बड़े बैंक है। अब यहां पे क्योंकि जब बैंक की बातचीत आई और बातचीत चल रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक यूनियन बैंक ने अपना स्टार्ट करा, 5 बड़ी ब्रांचें लगाई। 5 बड़ी ब्रांचें विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर में खोली गई। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो इंटरप्रीन्योरशिप को बढ़ावा देते ना, उसको हम बोलते हैं एमएसएमई। क्या बोलते हैं? एमएसएमई, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। पहला क्वेश्चन यही आता है। अभी इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई 2020 से, और 2020 से रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन किया गया है कि माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी होगी, स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहेंगे, और मीडियम इंडस्ट्री किसे कहेंगे। तो पहले यहां आपको जानना जरूरी है कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एब्रिविएशन में कई बार पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी जो 1 जुलाई 2020 से सरकार ने इसका क्राइटेरिया चेंज करा है, उसके 2 बड़े हम कह सकते हैं फैक्टर है। एक फैक्टर रखा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी में उस इंडस्ट्री ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और जब प्लांट एंड मशीनरी लगाई है तो नेचुरल है उसका एनुअल टर्नओवर कितना आता होगा, सेल्स, उसकी सेल रेवेन्यू कितनी होती होगी, यानी सेल कितनी होगी। ये 2 बड़े पैरामीटर है। इसके अकॉर्डिंग माइक्रो की डेफिनेशन जो दे रखी है यहां पर, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विस, दोनों आ चुकी है। यानी वो विनिर्माण संस्था जो उत्पाद का निर्माण करती है, या वो विनिर्माण संस्था जो सर्विस देती है, सेवा देती है, हम लोग आपको क्या देते हैं? सेवा। उसके लिए क्या है? तो दोनों के लिए पहली चीज दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट मिनिमम
नॉट मोर देन 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए 5। तो बहुत इजी तरीका है भाई, माइक्रो में 1 5, 1 और 5, 1 और 5, जल्दी याद होता है। मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना 5। तो वो 5 तो किसके लिए हो जाएगा, टर्नओवर के लिए, और 1 किसके लिए हो जाएगा, आपके इक्विपमेंट के लिए, जिसको आप बोलते हो प्लांट एंड मशीनरी, P&M शॉर्ट में। स्मॉल के लिए अब इससे आगे चलो, एक बिंदी बढ़ा दो, दोनों के एक बिंदी बढ़ा दो भाई, हेडेक ही खत्म। 1 के बिंदी बढ़ी कितना हो गया, जल्दी बोले, 1 करोड़ के बिंदी बढ़ गई तो 10 करोड़ हो गया ना, और 5 करोड़ की बिंदी बढ़ गई क्या हो गया, 50 करोड़। तो क्या सर आगे फार्मूला वो लगाए, नहीं आगे नहीं लगाना है, इसको इंटू 5 करना है, तो ये दोनों क्लियर हो गए। तो मीडियम में 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है क्या, बाकी सब आपकी ट्रिक काम में आ गई। 1 5 तो 10 50 हो जाएगा, फिर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 50 बन जाएगा, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 करोड़। मैं समझता हूं यहां डिफिट नहीं खाएंगे आप, चाहे वो आपको माइक्रो की पूछे, चाहे स्मॉल की पूछे, चाहे आपको मीडियम की पूछे, क्लियर है क्या। यहां आपको ये जानना जरूरी है कि जो मिनिस्ट्री है, जो कि हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले आपके लिए बताऊं, ये मिनिस्ट्री अभी बनी, पहले नहीं थी, अभी बनाई गई है इसको देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और अभी ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे एमएसएमई के हैं, जतिन राम मांझी है, जो भी पीछे खड़े थे, यदि आपने निर्मला जी सीतारमन की फोटो देखी हो चेक देते हुए, तो पीछे जतिन राम जी कौन खड़े हैं, मांझी खड़े हैं। तो जतिन राम जी मांझी एमएसएमई है। अब इसके हेड अभी तो याद है, एग्जाम में जाते जाते आप भूल जाओगे, तो इसको याद करने का तरीका होता है कि एमएसएमई, जब भी एमएसएमई यानी मैं कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूंगा, तो पैसा हमेशा मां से ही मांगता हूं, मां जी, और तो कौन पैसा देगा भाई, क्योंकि पिताजी से तो वैसे ही डर लगता है थोड़ा बहुत, तो पैसा लेने के लिए माँ के दुकान स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा पैसे देना माँ जी, प्लीज पैसे देना, तो माँ जी से आपको जतिन राम क्या हो जाएगा, माँ जी। डाउट क्लियर है, सरनेम पे फोकस करना है, माँ जी, माँ जी आती वहां एक ही बंदा नजर आएगा, जतिन राम माँ जी, राइट कर देना, हो गया सिलेक्शन। क्लियर है क्या, क्लियर। लेकिन आपको जैसा पता हो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि मिनिस्ट्री 2 होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर 4 प्रकार के होते हैं वैसे तो एक तो कैबिनेट होते हैं, एक होते हैं स्टेट, एक क्या होता है, स्टेट। तो देखिएगा एमएसएमई की जो स्टेट मिनिस्टर है उसका नाम है सुश्री शोभा, ठीक है ना, कंडाल जी। तो शोभा के नाम से याद कर लो, तो मां से बड़ी तो शोभा किसी की कर ही नहीं सकते ना, सबसे बड़ी शोभा किसकी होती है, मां। मां से बढ़ के शोभा कोई देता है क्या, अपन को देता ही नहीं है, तो शोभा याद हो जाएगा। डाउट क्लियर है क्या, क्लियर। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ देखो महात्मा गांधी की 150वीं जब जयंती मनाई गई थी, उसमें यहाँ पे लोगो लगाया गया था चरखा काटते हुए, और ये जो भारत का हर जगह लोगो आता है, आप देखना स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, भारतीय रुपए में भी है, भारतीय रुपए में भी ये बना हुआ है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसको बनाने वाले कौन, भाग्यश्री और उदय कुमार। एक तो भाग्यश्री, एक अनंत कुमार, ये 3 4 नाम याद कर लो, बहुत काम में आते हैं, और एक उदय कुमार। मैंने 3 शब्द लिखे हैं, 3 शब्द लिखे हैं, तीनों शब्दों को आंसर सुन ले। उदय कुमार जी गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने इंडियन करेंसी का लोगो डिजाइन करा था, गुवाहाटी से थे, असम से, रे डिजाइन करा था। आपके लिए बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के अंदर से ये मांगता है, ये कंपटीशन चलते हैं, और यदि आपको इसको और अच्छा देखना है, आप में क्या टैलेंट है क्या नहीं है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, आप में जो टैलेंट है उसको वहां बताइए, यदि आपका टैलेंट चुना गया तो आपको आगे भी प्रमोट किया जा सकता है। तो ये रे डिजाइन करा था उदय कुमार ने। अनंत कुमार ने डिजाइन करा था चश्मा, गांधी जी का चश्मा, ठीक है ना। और इसके नीचे जो पंचलाइन है ना, एक कदम स्वच्छता की ओर, वो किसने लिखा, भाग्यश्री ने। ये तीनों ही क्वेश्चन आते हैं, तो भाग्यश्री तो वही है भाई, भाग्य उसी का अच्छा होगा जो स्वच्छता पे क्या देगा, ध्यान। तो एक कदम स्वच्छता की और चश्मा पहनने के बाद इनफाइनाइट दिखता है, इनफाइनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत। तो चश्मा पहनने के बाद सर को भी इनफाइनाइट दिखता है, तो अनंत हो जाएगा। और उदय कुमार ने क्या डिजाइन करा, भारतीय करेंसी का लोगो रे। डाउट क्लियर है क्या, क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। इसी एमएसएमई में एक बहुत बड़ी योजना चल रही है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, मुद्रा योजना। आप चाहें तो इंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, और 50 करोड़ और 2.5 लाख, 250 करोड़, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, अपना खुद का इंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने
8 अप्रैल 2015 के दिन एक योजना स्टार्ट करी थी। कब करी थी? 8 अप्रैल 2015। यानी सत्ता में तो आए थे 2014 में। आपको पता हो तो 26 मई 2014 के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी पहली बार, 26 मई 2014। और 15 अगस्त 2014 के दिन जब लाल किले से पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने योजना आयोग को हटा दिया था और एक योजना लेकर आए थे जिस खाते को बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। मेरा खाता भाग्य विधाता। और उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अगले साल ही 8 अप्रैल 2015 के दिन एक योजना स्टार्ट करी जिसको मुद्रा योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा। ये मुद्रा की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। लिख ले प्लीज। अब वो व्यक्ति जो ये सोच रहा है सर ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का हमारे क्या काम में आएगा, तो वहां बताना चाहता हूं आजकल हर एक पेपर में नॉर्मल आपको अवेयरनेस पूछते हैं, क्या आप अवेयर है या नहीं है। तो ये मुद्रा की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछते हैं, तो आप मुद्रा की लिख लें, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। अब इनके पहले पहले शब्द को आप खुद देख लीजिए। यहां से क्या लोगे? M, यहां से U, यहां से D, यहां से R और यहां से A। बताइए मुद्रा बना नहीं बना? बना। तो पूंजी सफलता की कुंजी, इसकी पंचलाइन भी लिख लेना जो नीचे दे रखी है, पूंजी सफलता की कुंजी। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूं, द कैपिटल इज द सक्सेस की। द सक्सेस की इज द कैपिटल। बगैर कैपिटल के कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? वेंचर कैपिटल तो लगानी पड़ती है। कौन सी कैपिटल लगानी पड़ती है? वेंचर कैपिटल। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 रुपए तक का आपको लोन लेना है तो आप कौन सा लोन ले सकते हैं? शिशु। 50 से 5 लाख लेना है तो आप क्या ले सकते हो? किशोर। और 5 से 10 लाख तक लेना है तो आप कहां जा सकते हो? तरुण। अब क्वेश्चन आता है, इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, किसी गारंटर को लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी राशि जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या फायदा होता है? कम ब्याज दर है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है, वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोन ले सकते हैं, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल डे टू डे के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए आप जो लेते हो उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग कॉमर्शियल लैंग्वेज में बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उसके अलावा कोई मुद्रा कार्ड के माध्यम से प्रदान, ये ऐसा कार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं मुद्रा रुपए। ये रुपए हमारा खुद का कार्ड बना 2012 में, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा खुद का कार्ड कब बना? 2012। जैसे आप मास्टर कार्ड यूज करते हैं, वीजा यूज करते नहीं करते हैं? करते ना, अमेरिकन एक्सप्रेस करते नहीं करते हैं? जरूरी तो ना अपना रुपए याद कीजिए ना, प्रोसेसिंग शुल्क तो बचेगा। नहीं तो प्रोसेसिंग शुल्क कहां जाता है? विदेश में। कहां जाता है? विदेश में। देश का देश में अपना। तो अधिक जानकारी के लिए आप कोई से भी बैंक में जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो, वहां पे मुद्रा लोन मिलता है। क्या मिलता है? मुद्रा लोन। चलिए इससे आगे चलते हैं, क्योंकि फाइनेंस में खत्म नहीं करूंगा। फाइनेंस के 2 बड़े, निर्मला जी सीतारमन के बाद 2 बड़ी हस्तियों को आपको जानना बहुत जरूरी है। एक फाइनेंस सेक्रेटरी और एक रेवेन्यू सेक्रेटरी, और दोनों अभी चेंज हुए हैं, लेटेस्ट चेंज हुए, इसलिए मैं दोनों को बताना बहुत जरूरी समझूंगा। स्पेशली आप सबको याद होना चाहिए कि हमारे वित्त सचिव कौन है और हमारे आगम सचिव कौन है, जिसको हम रेवेन्यू सेक्रेटरी बोलते हैं। इस साइड में अभी जस्ट चेंज हुए हैं, जिनका नाम है तुही कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे, लगने लायक क्वेश्चन है। अभी देखना लेटेस्ट जो एग्जाम होंगे उसमें आ जाएंगे। हाल ही में इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम है तुहिन कांता पांडे। पहले टीवीएस थे, टीवी सोमनाथन। पहले कौन थे? टीवी सोमनाथन। अभी टीवी सोमनाथन नहीं है, बाय बाय हो गए, अभी बने जस्ट। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अभी फिलहाल कौन बने हैं। तो टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन का स्थान किसने लिया? तुही कांता पांडे। टीके पांडे बोल दे तो कितना अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा? टीके पांडे। ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने। मिस्टर पांडे जी से याद हो जाएगा कौन है? मिस्टर पांडे जी। पांडे जी बोले तो चुलबुल पांडे, और चुलबुल पांडे बोले तो टीके पांडे। हो जाएगा क्या? 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? आप ही के ही। जो अब 1 रुपए का नोट आएगा ना, जो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, भारत सरकार करती है,
उस पे सिग्नेचर वित्त सचिव के होते हैं, गवर्नर के नहीं होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं होते हैं। और 1 रुपए का नोट सबसे पहले 1917 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। उस पे सिग्नेचर अब टीके पांडे के होंगे, ये नए बने। किसका स्थान लिया है बेटा? टीवी सोमनाथन का, ये याद होना चाहिए। हम लोग इसको शॉर्ट में टीवीएस बोलते थे पहले। क्या बोलते थे? टीवीएस। अब देखो टीवीएस की जगह टीके हो गया, टीके पांडे। क्या हो गया? टीके पांडे। यहां पे संजय मल्होत्रा, कौन है? संजय मल्होत्रा, ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। और अभी जो बजट बना ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान है। अभी जो फरवरी 2024 का बजट जो पेश करा निर्मला जी सीतारमन ने, जो 11 बजट पेश करने वाली, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है निर्मला जी सीतारमन। उसमें बजट तैयार करने में संजय जी मल्होत्रा का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके लिए बताऊं, देखो दोनों क्लासमेट है, सबसे बड़ी क्वालिटी है। और दोनों जाने माने अर्थशास्त्री, दोनों क्या है? जाने माने अर्थशास्त्री। क्लासमेट भी है संजय जी मल्होत्रा और तुई कांता पांडे, स्टडी साथ हुई है, शक्ल भी लगभग एक सी है, ऐसे लगता है जैसे शक्ल भी एक सी हो। ठीक है, चलिए, जब बातचीत होती है फाइनेंस की, तो फाइनेंस की बातचीत हो और आर्टिकल 280 ना है, हो ही नहीं सकता। कुछ आर्टिकल याद कर ले। आर्टिकल 280, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। किसका वर्णन है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि इसका काम क्या होता है सर? ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो टैक्स के द्वारा रेवेन्यू लेती है, ये टैक्स वापस कितना राज्यों को दिया जाएगा, इसका सेटलमेंट कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। मेन काम होता है जो जीएसटी कलेक्ट होता है। जीएसटी आपको पता ना, एक तो आईजीएसटी होता है और एक होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब जीएसटी तो कलेक्ट कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट, खाते में किसके चले जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वापस कितना देगी, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यानी जो आपकी समेकित निधि है 266A, उसमें से पैसा कहां खर्च किया जाएगा, ये काम करता है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग बोलते हैं आर्टिकल 280, ये ध्यान रखना। एक आपको आर्टिकल याद करना है 202 और एक करना 112, ये दोनों बजट के हैं। और बजट का कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है, इसकी जगह एनुअल फाइनेंस, क्या दे रखा शब्द? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम दे रखा है बजट का। ठीक है, 202 होता है राज्य बजट। कौन सा बजट? राज्य। और 112 होता है केंद्र बजट। क्या होता है? केंद्र बजट। 3 आर्टिकल याद करा दिए, 280, 112, 202। डाउट क्लियर है क्या? तो योजना जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल। और श्रीमान अरविंद जी पनगड़िया नए बने हैं वित्त आयोग, कौन से नंबर के? 16 नंबर के। इससे पहले सर नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। नीति आयोग के पहले क्या रह चुके हैं? वाइस चेयरमैन। क्योंकि सर जो नीति आयोग बना था नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2015, उसके पहले वाइस चेयरमैन थे और चेयरमैन थे नरेंद्र जी मोदी। तो नरेंद्र जी मोदी तो अब तक चेयरमैन है, बट वाइस चेयरमैन 3 आ गए इनके। पहले अरविंद जी पनगड़िया, दूसरे जो है राजीव कुमार, और तीसरे जो अभी वर्तमान में है वो सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। तो इससे पहले आप नीति आयोग के जाने माने वाइस चेयरमैन थे, प्रोफेसर रह चुके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, है ना। और अभी चेयरमैन, उसके चेयरमैन भी थे, और अभी 16वें फाइनेंस कमीशन बनाए गए हैं। आपके लिए बता दूं, राजस्थान से इनका सीधा संबंध है, जयपुर से। राजस्थान जयपुर से इनका सीधा संबंध है, क्योंकि इनके बड़े भाई, छोटे भाई डॉक्टर है। इनके छोटे भाई कौन है? डॉक्टर, जयपुर के जाने माने डॉक्टर। हाँ, एसएमएस के पनगड़िया सर। कौन है? पनगड़िया। उनके बड़े भाई यही है जो हमारे देश के 16वें फाइनेंस कमीशन बने हैं। इनका कार्यकाल रहेगा 2025 से 30। और इन्होंने रिप्लेस करा है एनके सिंह को। किसको करा है? इनकी पहले जो थे एनके सिंह थे 15वें नंबर के, जिनका कार्यकाल था 2020 से लेके 25। इनको रिप्लेस करके कौन बने? अरविंद जी पनगड़िया। और फर्स्ट नंबर के जो फाइनेंस कमीशन बने थे वो बने थे नरहरि राव, नॉट नरहरि राव। फर्स्ट वो तो थे केक। वो कौन थे? केक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फर्स्ट नंबर के बने थे मिस्टर नियोगी।
केसी नियोगी। कौन बने थे? केसी नियोगी। ये राइट कर लेना बेटा। फर्स्ट नंबर के केसी नियोगी। वर्तमान 16वां नंबर के कौन बने? ये लगते हैं एज इट इज क्वेश्चन। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा अरविंद जी पनगड़िया। और 15वें नंबर के कौन थे? एनके सिंह। और पहले नंबर के कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है। और इसका वर्णन किस आर्टिकल के अंदर है? 280। वित्त आयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? वित्त आयोग। यहां पूरी डिटेल है, देखिएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2023 विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इनको कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट। ओके। हैज 16 फाइनेंस कमीशन इन अंडर द आर्टिकल ऑफ 281 कॉन्स्टिट्यूशन के 280 में है इसका वर्णन। फिर फिजिकल फेडरलिज्म के लिए काम में आता है ये जो आपको ध्यान हो तो दो पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो मेरे लैंग्वेज को समझ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए और ब्याज दर को कैसे किया जाए। लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो करों से संबंधित होती है। टैक्स कितना लगाया जाए, सब्सिडी कितनी दी जाए, ये सब होती है फिजिकल पॉलिसी के अंदर, जिसको करारोपण बोलते हैं हम लोग। तो वो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है और दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा होती है। गवर्नमेंट तो खर्चा करना चाहती है ताकि जीडीपी बढ़े, और जब जीडीपी बढ़ेगी खर्चा होगा तो महंगाई अपने आप हो जाएगी। और मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को क्या किया जाता है? कंट्रोल। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। ये क्वेश्चन आता है, दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंटेड भी कह सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये आता है। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि ये देखो काम क्या करता है। क्वेश्चन आपने कहा सर ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे शेयरिंग होगी टैक्स, नहीं तो लड़ना नहीं स्टार्ट कर देवे। तो ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंट केंद्र सरकार राज्य सरकार को वापस रिटर्न करेगी। डाउट क्लियर? और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बने थे? 1951 में। उनका नाम क्या था? केसी नियोगी। डाउट क्लियर? और अभी इनके बारे में पूरा डिटेल आ चुका है। आई होप, मैं आशा कर रहा हूं फाइनेंस वालों को तो मजा आ रहा होगा आज पढ़ने में, क्योंकि अधिकतर ये टर्मोलॉजी फाइनेंस बैंकिंग की है, लेकिन नॉर्मल में भी लग सकती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ये अरविंद जी पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यहीं से इनके बारे में कुछ वर्णन है कि कहां के रहने वाले, क्या है। तो हो सकता है इनसे बारे में पूछ ले। इकोनॉमिक्स इनका प्रोफेसर है। और देखिएगा, जगदीश भगवती प्रोफेसर ऑफ इंडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो कहते हैं जनवरी 2015 से लेकर अगस्त 2017 तक यहाँ रहते वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। आ गया साहब? तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। तो इसके पहले वाइस चेयरमैन भी कौन रहे? आप रहे। इसके अलावा आप एडीबी में काम कर चुके हैं, अंकटाड में कर चुके हैं, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ द मैरीलैंड कॉलेज ऑफ द पार्क, बहुत बड़ा इनका कहते हैं यात्रा, बहुत बड़ी इनकी। एक एक्सपीरियंस होल्डर को क्या बनाया गया? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। 16 नंबर के अरविंद जी पनगड़िया। चलते अगली खबर पे, करंट अफेयर्स पे। मैंने आपसे कहा था मान बुकर प्राइज की घोषणा हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको मान बुकर इंटरनेशनल पढ़ाया था। मैंने कहा नवंबर में है 13 को, तो उसकी घोषणा हो चुकी है। तो उसकी घोषणा में किसको मिला है? तो सामने आपको नजर आ रहा है द बुकर प्राइज 2024, ये दिया गया है। ठीक है ना? ये बुकर प्राइज प्राप्त, इनकी किताब का नाम याद कर लें, ऑर्बिटल। क्या नाम आएगा? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट वैसे आ जाएगा ना? अरे ऑर्बिट आता नहीं आता है? ऑर्बिट से क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को दिया गया। कौन है ये? देखते हैं। ब्रिटिश राइटर है, नेचुरल है। मैंने आपको कहा था इंग्लिश है, इंग्लिश केवल ब्रिटिश वाली को मिलता है अधिकतर। और मान बुकर इंटरनेशनल किसको मिलता है? सभी को, चाहे किसी भी भाषा में आपने किताब क्यों ना लिखी हो। और ये केवल इंग्लिश वाली जो ब्रिटिशर्स की है उसको दिया जाता है। तो ये ब्रिटिशर राइटर है। नाम क्या इनका? सामनता हार्वे। सामनता हार्वे। ठीक है ना? तो सामनता हार्वे को दिया गया। इनकी किताब जो है कहते हैं नवंबर 12 के दिन अभी हुई है। नाम क्या आएगा? ऑर्बिटल। क्या आएगा? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल और सामनता हार्वे कर लेना। कैसे याद हो जाएगा? देखिएगा, बहुत इजी याद करने का तरीका है। ऑर्बिटल हार्वे, सोमनाथा हार्वे। और कहां की रहने वाली है ये? ब्रिटेन की। कहां की रहने वाली है? ब्रिटेन की। और इसमें क्या बताया गया है सर? इसमें बताया गया है ए शॉर्ट वंडर फील्ड नोबल सेट अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी लड़ रहे हैं लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, दैट पॉन्डर्ड द ब्यूटी एंड वी कैन से द फ्रैगिलिटी ऑफ द अर्थ। उसके बारे में पूरा है। ऑर्बिटर। नाम क्या दिया गया है? ऑर्बिटर। यहां पे आपको मैं वापस रिपीट करा रहा हूं,
मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2024। तो दोनों याद हो गए ना आपको अब। अरे 2024 अभी मान बुकर बताया और इसमें शब्द क्या आ रहा है, इंटरनेशनल। अंतर तो आएगा ना, वो तो मान बुकर था और ये क्या है, मान बुकर इंटरनेशनल। तो दोनों की कॉम्पिटिशन स्टडी आमने सामने लिख लीजिए, टी शेप बना के, क्योंकि टी शेप बना के लिखोगे उतना याद होता है। इधर तो मान बुकर प्राइज और इधर मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मान बुकर आता है तो सोमनाथा हार्वे, और किताब का नाम ऑर्बिटर, और रहने वाली कहां की, ब्रिटेन की। लेकिन मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज आता है तो जेनी एरपेंडिक, और साथ में माइकल हॉफमैन, माइकल हॉफमैन, और किताब का नाम क्या आएगा, कैरोज। क्या आएगा, कैरोज। नजर आ रहा ना, कैरोज, कैरोज, ऑर्बिटर, कैरोज। काय काय रोज देव है, बताया था उस दिन ट्रिक, है ना। क्या रोज देते हो, नहीं देते हो, काय रोज। किसको देते हैं अपन, जेनी, जेनी को। किसको देते हैं, जेनी को। और साथ में माइकल, एमजे, माइकल जैक्सन, एमजे से करा था। तो दोनों याद हो जाएगा आपको। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, पंकज त्रिपाठी। अभी आप इनकी मूवियां काफी देखी होगी लेटेस्ट। कौन सी देख के, स्त्री देखी, नहीं देखी। हाँ, कितना अच्छा डायलॉग मारा था उसमें, देखा था क्या। भाई ये सरकटा सरकटा क्यों है, क्योंकि उसका सर कटा हुआ है, कि बना दो इसको आईएएस, बना दो इसको आईएएस। हाँ, मूंगफली बेचते ना, मूंगफली बेचते ना लो बहन जी। मैं तो मूंगफली वाला हूँ, आप थोड़े ना मूंगफली वाले हो। ये रहा। आपके सर क्या करते हैं कि जलेबी खाने से पहले चाशनी पी जाते हैं, समझ गए आप। मुझे पता है कोई ना कोई बच्चा ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो पहले ही लेके आ जाते हैं आपके सर। कल मैच के दौरान यही तो आ रहे थे, और कौन आ रहे थे। जब जब रात को बैठ के थोड़ी देर मैच देख रहा था, 3-4 ओवर, इच्छा हो गई थी ऐसे ही, तो पता चला अरे भाई मैं तो मूंगफली बेचता हूँ, आप तो बेवकूफ नहीं है। वो इस तरह से मूंगफली को उसमें से डालते नीचे से, ये आया देखो यूपीआई। कोई फोकट में आपको यूपीआई में पैसा दे देता है क्या। तो एनपीसीआई यूपीआई कहती है सावधान रहिए और सतर्क रहिए। मैं तो मूंगफली वाला हूँ, आप मूर्ख थोड़े ना। कितना अच्छा डायलॉग मारते हैं, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, जब आपने पूछा है तो ये बैंक का क्वेश्चन लग जाएगा। पंकज त्रिपाठी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म आनी चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, और नाम क्या है, मैं मूर्ख नहीं हूं, यही तो बोलते हैं। मूंगफली, मूंगफली बेचते हुए दिखाया गया ना इनको, और मूंगफली बेचते बेचते मोबाइल उठा के कहते हैं कि भैया एक यूपीआई के ऊपर एक आया, आप इस यूपीआई को क्लियर कीजिए, ओटीपी बताइए, आपके खाते में पैसे आ जाएगा। तो फिर मूंगफली सेकते सेकते फिर मूंगफली को लेते हैं, उसमें कोण में डालते हैं, नीचे से कोण खाली होता है, कोण में से मूंगफलियां वापस निकल जाएगी। जैसे आपने यूपीआई को क्लिक करा तो आपके खाते में से पैसे ऐसे निकल जाएंगे जैसे मूंगफलियां निकल रही है। और उसके बाद में कोई दूसरा कहता है तो उसको गरम गरम मूंगफली यो कहता है, तो हाँ यो करता है कि भाई मैं तो सतर्क हूँ, आप सतर्क है या नहीं है। जरूर इस एड को देखिएगा, मजा आएगा। पंकज जी त्रिपाठी की कहते हैं रोल ही अलग करते हैं बिल्कुल। तो एनपीसीआई लॉन्च द यूपीआई सेफ्टी कैंपेन फीचर, पंकज त्रिपाठी फॉर सिक्योर डिजिटल पेमेंट, है ना। मैं मूर्ख नहीं हूं, ये चल रहा है इनका कैंपेन, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो एनपीसीआई के बारे में जानना जरूरी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 19 दिसंबर 2008 के दिन इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और अभी दिलीप आसबे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों हैं, दिलीप आसबे। ये आप लिख लीजिएगा प्लीज, स्पेशली एनपीसीआई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनपीसीआई का क्वेश्चन आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और वो कहेगा हाल ही में एनपीसीआई की यूपीआई का एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, मैं मूर्ख नहीं हूं। हो सकता है वो कैंपेन का नाम पूछ ले, मैं मूर्ख नहीं हूं। और इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, पंकज जी त्रिपाठी को। और ये मेरा क्वेश्चन है इससे पहले जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था, मध्य प्रदेश के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। और इसका एड देखोगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। मतलब एमपी के सभी मॉन्यूमेंट आ गए, जिसमें कहते हैं पंकज जी प्लीज चेहरे के ऊपर वो रौनक नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। तो वापस बोलते हैं पीछे पीछे हरी हरी दीवारें करा दोगे तो क्या इस हरी दीवारों से रौनक आ जाती है क्या, कि रौनक आती है एमपी देखने से। तो बोलता है कैसे, अरे भाई टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा ट्राइब से खजुराहो यहाँ पर है, और भीमबेटका देखिए। मतलब वो आप एक एड देखते हैं तो पूरी एमपी के सभी मॉन्यूमेंट आ गए। और स्पेशली जो मेरे ये आवाज सुन रहे हैं आप लोग बैठे उस एड को देखिएगा, तो एमपी में कौन कौन है, खजुराहो वगैरह सब बता दिया उन्होंने। तो देखने लायक है, इसको जरूर देखिएगा, मैंने तो देख लिया है, सेम यही है। तो ये पंकज जी त्रिपाठी बने हैं ब्रांड एम्बेसडर एमपी टूरिज्म के लिए, है ना। तो एमपी ने, मध्य प्रदेश ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट करा एमपी टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। द
और एमपी का, एमपी स्टेट का लोगो देखो, ये तो भारत का लोगो है इनक्रेडिबल इंडिया, और एमपी सरकार का लोगो है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। हार्ट, हार्ट हमेशा क्या होता है, मध्य में, इसलिए मध्य से क्या लिया, मध्य प्रदेश। जैसे हमारा होता है पधारो हमारे राजस्थान का ना, पधारो हमारे देश, तो एमपी सरकार का है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, तो दो ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने बता दिए, दो बड़े बड़े एनपीसीआई और आपके एमपी के पंकज जी त्रिपाठी। शानदार क्वेश्चन आएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। भारतीय को पहले समझना जरूरी है, कहां मनाया जाएगा ये भी मैं आपके साथ में बताऊंगा। उड़ीसा, इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर को इसकी मेजबानी दी गई है, लगेगा ये क्वेश्चन। और इसका वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है 12 नवंबर 2024 के दिन शाम को 5 बजे इसकी वेबसाइट लॉन्च हो गई है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कौन सा स्टेट मना रहा है, उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, वो मना रहा है इसको। और प्रवासी भारतीय दिवस कौन से नंबर का है, 18 का, 18 मेजोरिटी। आपके लिए बता दूं, हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौट के कहा आए थे, इंडिया। जब साउथ अफ्रीका से लौट के इंडिया आए थे तो वो डे हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन तब से नहीं, 9 जनवरी 1915 से नहीं, 2015 से। तब से 2015 से, यानी 100 साल बाद, 100 साल बाद। पहले इसको देखें, कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द 18 प्रवासी भारतीय दिवस वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, और ये करिए डॉक्टर एस जयशंकर ने। ऑब्वियसली वही करेंगे, क्योंकि प्रवासी का जब बातचीत आता तो एक्सटर्नल अफेयर्स ही काम में आएगा, तो कोई आएगा नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसको दे रखी है, एस जयशंकर सर को। तो एस जयशंकर एंड सीएम ऑफ उड़ीसा मिस्टर मोहन चरण मांझी, दो मांझी हो गए, एक मांझी जतिन राम जी मांझी एमएसएमई, और एक मांझी उड़ीसा के सीएम। तो एक साथ कितने मांझी याद हुए, दो। एक मांझी उड़ीसा के सीएम मोहन जी मांझी, और साथ में जतिन राम जी मांझी एमएसएमई कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर मना रहा है, इसलिए सीएम साहब साथ में थे। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ईएम की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जिनको हम जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। भारत वाले इनको क्या बोलते हैं, जेम्स बॉन्ड। जो काम कोई नहीं कर सकता वो एक ही बंदा कर सकता है, एस जयशंकर, है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां देखिएगा हमारे राष्ट्रपिता नजर आ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। और प्रवासी भारतीय दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि ये डे सेलिब्रेट होता है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कहाँ आए थे, मुंबई, और वो डे था 9 जनवरी 1915। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ, 9 जनवरी 1915। भारतीय सरकार ने इस 9 जनवरी को क्या डिक्लेयर कर रखा है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो दो बड़े कैंपेन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास है, एक तो प्रवासी भारतीय दिवस, और इसके अगले दिन 10 तारीख के दिन वर्ल्ड हिंदी डे। कौन सा है, वर्ल्ड हिंदी डे। ये दो बड़े मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड हिंदी डे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। बिरसा मुंडा कल गए थे ना, नरेंद्र जी मोदी, अब उनका हेलीकॉप्टर 2.5 घंटे क्या हो गया था, खराब। उसके बाद नई दिल्ली से डिफेंस का हेलीकॉप्टर मंगाया गया, और उसके बाद वो कहा है, नई दिल्ली। तो ये झारखंड जाके आए थे, कहाँ जाके आए थे, झारखंड। झारखंड और महाराष्ट्र में अभी चुनावी रैलियां चल रही है। क्या चल रही है, चुनावी रैलियां। मेरा क्वेश्चन जो आएगा उस पर ध्यान देना। इस बार 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ईयर है धरती अभागा भगवान बिरसा मुंडा। अब यहां पे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके लिए कैंपेन चलाया है। और वो कैंपेन जो है वो ये है कि आप इस साइट के ऊपर जाके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे सकते हैं। भारत को जानो, भारत को जानो। पहले बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, कल ही 15 नवंबर 2024। तो 15 नवंबर को कौन सा डे होता है, जनजातीय गौरव दिवस। और हमें पता है आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 अगस्त। आदिवासी दिवस कब आता है, 9 अगस्त। छुट्टी रखी ना इस बार आदिवासी दिवस की राजस्थान सरकार ने शिक्षा की, तो 9 अगस्त के दिन कौन सा डे आता है, आदिवासी दिवस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और जनजातीय गौरव दिवस कब आता है? 15 नवंबर। और 15 नवंबर को एक व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। कहते हैं अंग्रेजों ने इनको जर्मनी ले गए और इनका नाम रख दिया डेविड। क्या नाम रख दिया? डेविड। इन्होंने कहा नहीं, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं, मुझे हिंदू संस्कृति के ऊपर नाज है। वहां से वापस आए और कहा कि आप ये जो धर्म परिवर्तन करते हो ये मैं करने नहीं दूंगा, और वो आंदोलन स्टार्ट करा। इसलिए बिरसा मुंडा को वहां का क्या माना जाता है? भगवान। छोटा नागपुर में जन्म हुआ था इनका। छोटा नागपुर आप जानते हैं, ठीक है ना? तो ये धरती का आप कह सकते हैं धरती आबा। क्या आता है? धरती आबा, ठीक है ना? भगवान बिरसा मुंडा। और ये कल की फोटो है जो हमारे पीएम साहब कहाँ गए थे? झारखंड। ये मैंने आपके लिए कहा एक कैंपेन चल रहा है, इसके लिए प्लीज आप देख लें इसको। ये क्विज कंपटीशन चल रहा है बिरसा मुंडा जयंती नायक जी का। पार्टिसिपेशन इन धरती आबा भगवान। सब जने इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विन कर सकते हैं अप टू 1.17 लाख। इतना पैसा है, दे रहे लोग, उठा रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ऐसे कॉम्पिटिशन भी होते हैं। जो इससे पहले मेरी क्लास में बैठे थे उनको तो मैंने बताया था और खेल के भी दिखाया था। एक वहां पे मॉक टेस्ट दे रखे। क्या दे रखे? मॉक टेस्ट। और आपके लिए बता दूं, मेरी बेटी ने तो खेल भी लिया और ये उसका प्राइस, ठीक है। ऐसा आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड माय गवर्नमेंट कांग्रेस टू ताशु शर्मा, है ना। धरती आबा क्विज नायक जी क्विज में जीती है, तो ऐसे आप भी दे सकते हैं और इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ये उसमें काम में आएगा जब आपका टाई हो जाएगा, जब सिलेक्शन क्या हो जाएगा? टाई। तो जब देखेंगे कि भाई दूसरे अपोजिशन का आपका फेवर कैसे करना है, आपके फेवर के लायक कुछ आपके पास में आपकी स्ट्रेंथ है क्या? पता चला स्ट्रेंथ तो सेम ही आ रही है। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, अपन को आगे आना पड़ता है। बैठे रहने से, बातें करने से कुछ नहीं होता है। मैं कई बार देखता हूँ बैठ के ठाके मारना करना बेकार लगता मुझे तो, और कहना पड़ता है क्लास स्टार्ट हो गई अंदर आ जाओ। वाह यार, क्या ट्रेन वाला आपको कहने के लिए आता है क्या कि टीटी सीटी बजाने के बाद कहता है कि ओ भाई साहब चाय क्यों पी रहे हो, अंदर बैठो? खुद चाय फेंक के भागते हो नहीं भागते हो? तो पहले ही जाके अपनी सीट रोक लो ना, अंदर ही बैठ के चाय पी लो ना, कोई मना करता है क्या? बड़ा बुरा लगता है इस कैप्टन कूल को कि आप वो चीज नहीं करते हैं जो आपको करनी चाहिए, आप वो करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। माना यार 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, अच्छी बात है। आप मुझे देखा करो, मैं पानी पी के वापस अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ, या किसी भैया बहन से बात करता हूँ तो केवल वही बात करता हूँ कि यार करंट अफेयर्स या ये फालतू की बात मेरे से होती नहीं। लाइफ छोटी है, इसके एंजॉय करो। एंजॉय तब होगा जब सिलेक्शन होगा। और इस तरह से ये जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, इनकी वेबसाइट पे जाइए। आजकल ये अवेयरनेस करने के लिए एक कैंपेन चल गया है कि कैसे लोग अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। यू हैव नो नीड ऑफ पुखराज शर्मा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, पुखराज शर्मा की कहीं जरूरत नहीं है। इतना अच्छा अच्छा मटेरियल नेट पे है, तो वहां वो देखो ना। ये सोशल मीडिया जो मैं बता रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन करा, मैं इसके लिए एक बार आपसे क्लैपिंग कराना चाहूंगा यार। मेरा दिल कहता है, क्योंकि मैं काफी दिनों से पछतावा अंदर हो रहा था। माना हम सोशल मीडिया, लेकिन वी आर नॉट डिपेंड ऑन सोशल मीडिया यार, बंद होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को कहीं देखता हूं, ये लो 24 घंटे गाड़ी पे जा रहे हैं, एफबी, कहीं की फोटो लेते हैं एफबी पे डाल देते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं। मतलब इनके लिए ये हो गया कि पेरेंट्स जरूरी नहीं है, देश जरूरी नहीं है, बस सोशल मीडिया जरूरी है। और आप मोबाइल छीन के देखो फिर क्या होता है, या नेट का रिचार्ज मत करो। ये चीज हो चुका है। मैं आपके लिए बता दूं, खाने के लिए ब्रेकफास्ट के पैसे मत दो, समझो आप टिफिन मत दो, लेकिन रिचार्ज के पैसे बहुत जरूरी है। तो मैं एक भारतीय होने के नाते, आप सबका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते, मैं नहीं कहता सोशल मीडिया खराब है, लेकिन एक उम्र के बाद आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वो सही है। आपका बचपन है, इस बचपन को खेलो। वही गिल्ली डंडे, वही कंचे, वही लट्टू, वही छुपन छुपाई, है ना। वो चीजें आज भी मेरी आंखों के सामने घूमते हैं जो बचपन मैंने जिया। लेकिन मैं जब देखता हूँ आज की जनरेशन को तो आंखों में आंसू आता है कि जो खेलने के समय है उसमें 24 घंटे उस मोबाइल, 24 घंटे गेम, 24 घंटे मूवी, 24 घंटे कुछ और गलत है। या कुछ भी लिया, खा भी रहे, क्या खा रहे, मीडिया पे डाल दिया। नहा रहे, मीडिया पे डाल दिया कि मैं इसी तालाब पे नहाता हूँ भैया और कहीं नहीं नहाता हूँ। हाँ, वो छत्तीसगढ़िया के एक है, रामनारायण कौन है, मैं तो नाम, हाँ दुर्गेश नाई। हाँ, हम इसी दुर्गेश नाई है, हम इसी छत्तीसगढ़िया पे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और वो इतना पॉपुलर हो गया इसकी कोई हद नहीं।
तो ये उम्र आपकी, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया की नहीं है, प्लीज जो अपन करेंगे अपने छोटे करेंगे, ये आप नोट कर लेना। हम जो करेंगे ना अपने छोटे वही करेंगे। आप पढ़ोगे, आप जॉब पे लगोगे तो आपका भाई भी जॉब पे लगेगा। एक सौभाग्य की बात थी, कल एक शादी में गया और शादी हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर है हमारे स्टूडेंट की, रुचिर की बहन की, और वहां पे जो 25 का स्टाफ आया, जैसे आप लोग बैठो 30 को 30 जनों को बुलाया जो 30 साथ में थे, बेस्ट फ्रेंड बॉयज एंड गर्ल्स सब आए हैं, एक भी एब्सेंट नहीं, 3 दिन से वही है और काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि कैप्टन कूल कब आएगा। फिर बाद में कहा सर आपको आना है, और कुड यू बिलीव मेरी एंट्री कल कैसे हुई, वहां उतरा, उनको जैसे पता चल गया कि सर पूछ रहे थे कहां तक आ गए, जैसे उतरा वो वेट कर रहे थे, सर आ गए और वहां से ढोल बजा के लेके गए अंदर तक। सब लोग मुझे देख रहे हैं कौन है, और उसके बाद में रुचि आके गले मिल रहा है, उसके बाद में वहां जाके वो डांस हो रहा है वहां पे, सर नाचो कूदो, और डांस करने के बाद में सर हमें पता था और कोई करो या ना करो हमारे सर तो हमारे साथ में रहेंगे। खुशी होती है, सबके सब गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बेरोजगार है और सब अच्छी पोस्ट पर है। और ऐसा ही कल एक एग्जाम्पल और मिलेगा, कल संडे है, कल भी हमारे एक भैया के रिसेप्शन है जो आरबीआई के अंदर नासिक के अंदर प्रिंटिंग प्रेस में, तो वहां पे ये सब वहीं जाएंगे। तो ये होता है याराना दोस्ती, इससे कहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ूं और आप भी आगे बढ़िए, मैं देश को विकसित देश भारत बनाने में योगदान दूं और आप भी योगदान दीजिए। देश है तो हमें हमेशा ध्यान रखना, हमारी पहचान किससे होती है, देश से। पुखराज शर्मा से कभी मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान भारत से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, और मेरी बातों से यदि किसी को आहत लगी तो मैं क्षमा भी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ो यार, कभी तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा।